नई कहानी के जो आलोचक थे, जी जैसे सबसे मशहूर डॉक्टर नामवर सिंह, जी जी नामवर सिंह जी। और भी लोग नई कहानी के आलोचक हैं, नई कहानियां नाम से लोग लिखते थे, आलोचना करते थे। जी उसमें रेणु का नाम नई कहानीकारों में बहुत जैसे आप कहेंगे कि उजागर तौर पर नहीं लिया गया है। जी लेकिन इससे ये नहीं साबित होता कि वो नई कहानीकार नहीं थे। जी नई नई कहानियां इसलिए नई थी क्योंकि वो स्वातंत्रोत्तर भारत के जीवन के नए संबंधों को लेकर के लिखी गई कहानियां थी। जी वो नई कहानियां इसलिए नहीं थी कि उनको किसी तरीके से नया नाम दे दिया गया था, इसलिए नई नहीं थी, बल्कि नई इसलिए थी कि वो ऐतिहासिक दृष्टि से नई थी। वो नए जी पात्र गढ़ रही थी, वो नई स्थितियां देख रही थी। और इस हिसाब से रेणु की जो कहानियां हैं वो नए भारत की कहानियां हैं, वो स्वातंत्रोत्तर भारत की कहानियां हैं, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वो डेकेड कहानियां हैं। यानी जी आप नई आप रेणु की कहानियां पढ़ेंगे तो एकदम से लगेगा कि ये कहानियां नए भारत के स्वातंत्रोत्तर भारत की कहानियां हैं। कम से कम स्वातंत्रोत्तर भारत की निगाह से देखी गई हैं ये कहानियां। इन जी पात्रों को देखा गया, इन स्थितियों पर विचार किया गया है। इसलिए चाहे आलोचकों ने रेणु को नए कहानीकार के रूप में बहुत ज्यादा प्रकाशित किया हो, प्रकाशित न किया हो, लेकिन रेणु नए कहानीकार है, नई कहानी के कहानीकार है। जी। सर अगला सवाल है, रेणु की कहानी तीसरी कसम से ग्राम संवेदना की धारा का सघन परिचय मिलता है। आपकी जी नज़र में यह किस परिदृश्य और परिप्रेक्ष्य की कहानी है? क्या आप भी वही मानते हैं कि ग्राम संवेदना की ही कहानी है, या नहीं नहीं आपका अपना कुछ अलग दृष्टिकोण है? नहीं जी नहीं सर। नहीं आप चाहे उसको ग्राम संवेदना कहें या आंचलिक जी जी संवेदना कहें, आप जो जी कुछ कहें, जी देखिए जो इसके पात्र हैं और जो जी इसकी स्थितियां हैं जी वो तो नई नहीं है, वो जी नई नहीं है, जी लेकिन उनको नई दृष्टि से देखा गया है। हम्म और वो महत्वपूर्ण इसलिए हो उठी हैं क्योंकि स्वतंत्र भारत में जो नया निर्माण हो रहा था, जो नई योजनाएं बन रही थी, जी नए विश्वविद्यालय खुल रहे थे, जी तो ये जो पुराने जो भारत की जो स्थितियां थी, भारत के जो पुराने पात्र थे, चरित्र थे, वो स्मृति बनते जा रहे थे। जी वो वो व्यतीतमान हो रहे थे, बीत रहे थे वो। लेकिन तो जो बीत रहा है, आपकी आंख के सामने जो बीत रहा है, वे जो पात्र जा रहे हैं, जो स्थितियां गुजर रही हैं और जो फिर कभी नहीं लौटेंगी, तो जी उनके प्रति एक अजीब किस्म का मोह पैदा हो जी गया था, उनका महत्व एकदम से बढ़ गया था। जी दूसरी बात ये कि आंचलिकता सिर्फ भूगोल नहीं है। जी बिल्कुल। आंचलिकता को भी वर्गीय दृष्टि से देखना चाहिए, जी आंचलिकता की विषमता को देखना चाहिए। जी आंचलिक आपने सबको आंचलिक कह करके एक धड़े में से नहीं ला सकते हैं। आंचलिकता में बड़ी परस्पर असमानता है, परस्पर विषमता है। उसके जी कुछ अंश ऐसे हैं जो कि गतकालिक हो रहे हैं, कुछ अंश ऐसे हैं जो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो गाड़ीवान है, आप ये जी देखते हैं कि किस तरीके से वो टकराता है, कालाबाजारी टकराता है कैसे। ये जी तीसरी बिल्कुल। कहानी, ये तीसरी कथा है ना। पहली कथा तो उसको वो है जो स्मगलर का माल लाता है, वो उससे कैसे जी टकराता है आप। जी अच्छा, जी बिल्कुल। अच्छा फिर आप देखते हैं कि वो जो बाघों को कहीं लिया जा रहा है, उन बाघों की गंध से टकराता है।
फिर अब उसकी जो आंतरिक संरचना है वो ये है कि ये कहानी एक नर्तकी को आप देखें कि रचना लोक में उठा करके उसको बेदागी बनाता है। जी ये जो आप देखते वो कहता है, कौन लोग कहते बेदागी है ना, ये बेदागी है। जी बेदागी वो जो लड़की विदा हो रही है शादी में, उसे बेदागी हाँ कहते जी हैं ना, बेदागी। जी जी अच्छा, जी बिल्कुल सर। फारगिस बेला में उसको आप ये जी देखते हैं कि एक गीत होता है उसमें, लाली लाली ललिया रे लाली रे दुल्हनिया, उसको एक वधू जी बनाती है वो जी जो पलटदास हैं वो ये जो हीराबाई लेटी हुई है चारपाई में जाते हैं तो वो सिया सुकुमारी कहते हैं। अब आप ये देखिए कि ये कहानी क्या से किसको क्या बनाती है अपने रचना लोक में। जो वास्तविक जीवन में जो नर्तकी है, जो शरीर से अपने लोगों को रिझाती है, जो समाज में जिसकी बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा नहीं है नारी के रूप में, उसको ये कहानी एकदम से रचना लोक में लाकर के रूपांतरित करके वधू बनाती है, बिदागी बनाती है, सिया सुकमानी बनाती है। ये नए भारत की कल्पना है। बिल्कुल। ये जी स्वतंत्र भारत की कल्पना है, जहाँ एक जी नर्तकी, जहाँ एक हीरामन नायक बनने वाला है। तो वो कह कर के नहीं बनाते हैं रेणु, बल्कि अपनी रचनात्मकता में उसे बनाते हैं। ये कहानी की बहुत बड़ी बात है। जी सर, आपने बड़ी नई बात कही। शायद हम लोगों ने जी उस हाँ, दृष्टि से कहानी को नहीं पढ़ा था। अभी मैं जी हाँ, जी दोबारा हाँ, जी पढ़ हाँ, रही जी थी तब भी मुझे लगा ये चीज़ मेरे हाँ, दिमाग में नहीं आई। आपने जी, जी, बहुत अच्छी जानकारी दी। और अगला हाँ, सवाल मैं मेरा है सर कि आज हाँ, विविध तरह के डिस्कोर्स का दौर है। जैसे हर तरह का जेंडर डिस्कोर्स, ये डिस्कोर्स चल रहा है। जी, ऐसे जी, जी, वक़्त जी। में आप हीरामन की संवेदनशीलता को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि हीरामन की जो संवेदनशीलता हीराबाई को लेकर रहती है, वो ये जी बड़ा हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हाँ, अलग तरह से आख्यान महाकाव्यात्मक जिसे शब्दों में हम लोग कहते हैं, उस तरह का आख्यान रचते हैं। तो आप इसको कैसे व्याख्यायित करते हैं, उसकी आंतरिक मनोभूमि को? देखिए उसमें चाहे वो हीरामन हो और चाहे वो हीराबाई हो, जी, उन चरित्रों पर ध्यान देने पर दो बातें तो साफ दिखलाई पड़ेंगी कि वो उनका वो पिछड़े वर्ग के हैं। हीरामन जी, हीरामन तो किसान है, पिछड़े वर्ग का है, बैलगाड़ी चलाता है, गाड़ीवान है। जी, मुझे ये पता नहीं जाति क्या है, लेकिन लगता है पिछड़ी जाति का होगा वो। हीराबाई तो नर्तकी है, आप जी, जानते हैं, वो तो पिछड़े से भी पिछड़े वर्ग की है। जी, तो एक तो उनका वर्गीय चरित्र है, लेकिन इस वर्गीय चरित्र को हुँ, आप जिस तरीके से डिस्कोर्स हो रहा है उसमें आप नहीं ला सकते हैं। हुँ, हुँ। इसी तरह से आप चाहें तो पिछड़ेपन में हीरामन को दलित डिस्कोर्स में ला सकते हैं, लेकिन आप जी, उसको जी, दलित बिल्कुल। डिस्कोर्स में नहीं ला सकते हैं। आप जी, हीराबाई को चाहे तो नारी विमर्श में ला सकते हैं, लेकिन वो नारी विमर्श में नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि हुँ, वो ऐसे चरित्र हैं जी, जहाँ उनकी जो वर्गीय स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति है, अ, वो उन स्थितियों को झेल करके उसको झेलने वाले वो पात्र हैं। और उनके माध्यम से आप जो विमर्श है, जो समकालीन विमर्श है, उन समकालीन विमर्शों की दृष्टि से उनको आप देख तो सकते हैं, लेकिन वो रचना पात्र है, जी, वो क्रिएटिव पात्र हैं। वो किसी इस तरह के किसी विमर्श में फंसे हुए या बंधे हुए पात्र नहीं हो सकते हैं। बिल्कुल आप जी, विमर्शों की दृष्टि से उन पर विचार कर सकते हैं, लेकिन वो किसी एक विमर्श में, दलित विमर्श में या नारी विमर्श में, इस विमर्श में सीमित रह करके आप उन पर विचार नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्रिएटिव पात्र हैं, वो रचनात्मक पात्र हैं। उनके बारे में मेरा ये कहना है।
जी, शुक्रिया। जी, अ, जी। आपने बिल्कुल नए तरीके से हीरामन को जोड़ दिया और आज के जो डिस्कोर्स हैं उसके स को भी आपने डिफ़ाइन कर दिया, बहुत शुक्रिया सर। और अगला सवाल मैं ये मेरा है कि मौजूदा वक़्त में एक और डिस्कोर्स है जो पितृसत्तात्मक विमर्श का ज़्यादा बोलबाला है। यह किसके विमर्श भावबोध का? कहानी में हाँ। पितृसत्तात्मक जी। जी, 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 विमर्श जी, जी। हाँ, काफ़ी बोलबाला है। यह कहानी इस हुँ, कहानी में यह जो भावबोध है यत्र-तत्र परिलक्षित होता है। क्या आपको भी हुँ। ऐसा बोध होता है, ऐसा लगता है कि क्या इसमें पितृसत्तात्मक परिप्रेक्ष्य को भी रखा गया है? बात ये कि आप मुझसे जो सवाल पूछ रही हैं ना, तो जी सर। आपकी जो टैक्टिस है, जी। आपकी शैली है, वो गुरिल्ला टैक्टिस है। नहीं सर, कहानी गो अभी फिर से गोरे पढ़ने गोरिल्ला के बात बाद में लगा नहीं, कि नहीं, इसको ठीक है, इसके साथ ठीक है। अच्छा, जी, अब जी। ऐसा है कि मैंने सभी दृष्टियों से, सभी विमर्शों से इस कहानी पर जी। विचार नहीं किया है। अच्छा, मुझे ठीक है सर। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि पितृसत्तात्मकता की कोई बात मुझे दिखाई नहीं पड़ती। हो सकती है कि हो और मुझे बिल्कुल। दिखाई न पड़ रही हो, ये हो सकता है। जी सर। हो जी। हो हुँ। लेकिन इस समय मैं पितृ पितृसत्तात्मक सर विमर्श इसको से छोड़ देते हैं क्योंकि वाक़ई में ये चीज़ नहीं मैं होगी। किसी तरीके से मैं नारी विमर्श, जो नारी विमर्श है ना, वो जी। एक हद तक पितृसत्तात्मक विमर्श को स्पर्श करता है। जी। उस लिहाज से तो आप इसमें किसी तरीके से पितृसत्तात्मकता जोड़ सकते हैं। जी। लेकिन जैसा मैंने आपसे कहा कि ये पात्र चूँकि क्रिएटिव पात्र हैं, रचनात्मक पात्र हैं, इसलिए ये किसी एक विमर्श में बंध करके इन पर विचार करना, इनके साथ न्याय करना नहीं होगा। जी, जी। जी, जी। सर अगला सवाल है कि हीरामन और हीराबाई दोनों एक-दूसरे को पसंद करते हैं, लेकिन वो जी कहीं हाँ। भी एक बार भी स्वीकारते नहीं हैं, जबकि हुँ, हीरामन जब तीसरी कसम खाता है, हीराबाई को संदर्भ में रख कर के ही खाता है। अगर दोनों अपनी भावना व्यक्त कर देते, तो क्या कहानी हुँ, का स्वरूप बदल जाता या फिर परिस्थिति नई बनती? आपको ऐसा लगता है? हुँ। मैं आपको इसके बारे में ये निवेदन करूँगा आपसे जी सर। कि ये कहानी एक श्रेष्ठ रचना है, जी। जी सर। एक क्रिएशन है ये, एक जी। सर्जना है जी, बिल्कुल। और सर्जना की दृष्टि से ही इस पर विचार होना चाहिए। बिल्कुल। हमने सुना है कहीं कि शेख, जो आपने प्रेम की बात की, स्वीकार करने की बात की, जी। तो हमने सुना है कि हमने पढ़ा नहीं है लेकिन हमने किसी का लिखा हुआ पढ़ा है कि जी। शेख सादी ये कहा करते थे जी। कि रेगिस्तान पर लिखी हुई सबसे अच्छी रचना वो होगी जिसमें ऊँट का नाम ना आए। जी। सुना आपने? शेख जी। सादी ये कहते थे जी। कि रेगिस्तान पर लिखी हुई सबसे अच्छी रचना वो होगी जिसमें जी। ऊँट का नाम ना आए। जी। ये बात मैं शुरू से ही पहले बार मैंने आपसे कही थी और जी। इसकी तुलना मैंने आचार्य हृदय से वेद के बाद पर क्या जी। आत्मकथा की थी कि जी, प्रेम का ब्योमकेश नाम दरवेश में। व्योमकेश नहीं, उनकी रचना जी। बाणभट्ट की आत्मकथा में, व्योमकेश दरवे बाणभट्ट की आत्मकथा। बाण की आत्मकथा में आप लोग कभी जी। कभी ऐसी बात बोलते हैं कि जो बड़ी खेदजनक बात होती, जो आप ना बोलते तो आपके लिए और मेरे लिए ज्यादा अच्छा होता। व्योमकेश जी। दरवेश द्विवेदी जी की रचना नहीं है, किसी और की रचना है। जी, आपकी लिखी हुई रचना उनकी उनके ऊपर है। हाँ, वो छोड़िए थोड़ा सा, तो वो मैं बाल भट्ट की आत्मकथा की बात कर रहा था। जी। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ये ये कि ऐसा 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 होता तो क्या होता, ऐसा होता तो क्या होता। बेटा वैसे माफ करना, तुम मेरी, तो भाई मैं बड़ी जी। उम्र बहुत ज्यादा मेरी है ना, तो टीचर था मैं, तो बेटा बेटा कहने का आदत पड़ गई है जी, जी, लड़कियों को बिल्कुल खास तौर पर। सर मैं छोटी तो हूँ, आपका तो आशीष ये बना रहे बेटा यही बेटा है। ये जब किसी किसी रचना को लेकर के ये जी। होता तो क्या होता, ये हुँ। सवाल बहुत
प्रासंगिक सवाल नहीं है। जी सर। वो गालिब का तो शेर है कि ये होता तो क्या होता, ये होता तो क्या होता, लेकिन ये कि जी, अगर ऐसा किया होता तो रचना कैसे, बल्कि वो रचना फिर ऐसी रचना न होती, फिर शायद जी, वो इतनी अच्छी रचना भी न होती। जी, जी। सर चूँकि इस कहानी को लेकर के तीसरी कसम उर्फ मारे गए गुलफ़ाम को लेकर फ़िल्म भी बनी है। तो जी हाँ। आपने हाँ, फ़िल्म और कहानी को कभी आपने तुलनात्मक रूप से देखने की कोशिश की थी? क्योंकि कहानी ज़्यादा बड़ी है और फ़िल्म कई बार लगती है कि शायद उस परिप्रेक्ष्य को छू नहीं पाई है। तो इस संदर्भ में आपका भी नज़रिया हम हाँ, जानना हाँ, हाँ, चाहेंगे। हाँ, 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 नहीं आपने बहुत संगत सवाल है ये। जी, देखिए हिंदी में जो हिंदी की जो कहानियाँ हैं और जो हिंदी के उपन्यास हैं, जी, उनमें ज़्यादातर फ़िल्में नहीं बनी लेकिन कुछ बनी हैं। जैसे गोदान पर फ़िल्म बनी है, जी। गोदान पर फ़िल्म बनी है। हाँ जी सर, बनी जैसे है। सत्यजीत रे ने शतरंज के खिलाड़ी पर जी, फ़िल्म बनाई है। जी, और भी कुछ बनी हैं जो नाम जी। नहीं, उसने कहा था जो चित्रले कहानी जी, उसने उसने कहा था, जी, उसमें फ़िल्म बनी है। जी, इसमें से अ, प्रायः होता ऐसा है कि जो फ़िल्में बनती हैं, एक अच्छी कहानी की ये भी पहचान है कि उस पर अच्छी फ़िल्म बनाना मुश्किल हो, ये भी जी पहचान। सर। क्योंकि जी, बिल्कुल। अगर कोई रचना एक विधा में कमाल कर गई है, तो उसको दूसरी विधा में ढालने में बड़ी दिक्कत पड़ेगी। जी सर। लेकिन ये फ़िल्म ऐसी है, जो संतोष का भाव पैदा करती है। जी, ये मैंने ये कहानी भी कई बार पढ़ी है, मैंने फ़िल्म भी कई बार देखी है। जी सर। सौभाग्य की बात है, एक खुशकिस्मती की बात है कि इसको वासु जैसा डायरेक्टर मिला जी, और शंकर शैलेंद्र जैसा प्रोड्यूसर मिला और जी, वहीदा रहमान जैसी नायिका मिली। जी, अ, और राज कपूर हीरामन कहने को मिला। गाने जी, इतने अच्छे इसके लिखे गए, इसका म्यूज़िक इतना अच्छा है कि जी, वो कहानी से स्वतंत्र अपना एक एम्बियंस, अपनी एक दुनिया बना लेती है फ़िल्म। जी, इसलिए वो आप जब उस फ़िल्म को देखते हैं, तो जी, आप बार-बार कहानी पर नहीं जाते हैं, बल्कि वो फ़िल्म जो है अपने आप में एक रचना बन गई है और ख़ास तौर पे उसमें पलट दास का वो हारमोनियम बजाना, वो जी, लाल मोहर का जी, गाने उसके, मंच उसके। अब ये तो बड़ा मुश्किल है कहना कि जितनी अच्छी कहानी है उतनी अच्छी फ़िल्म है कि नहीं है। मेरा ख़्याल है शायद रेणु ने शायद ये फ़िल्म नहीं देखी थी। मैं नहीं जानता देखी थी कि नहीं देखी थी, और जी, अगर देखी तो रेणु का कोई कमेंट है कि नहीं मैं नहीं जानता। लेकिन जी, मैं व्यक्तिगत रूप से अम, मुझे फ़िल्म भी बहुत अच्छी लगी। मुझे भी बिल्कुल। मुझे फ़िल्म बहुत अच्छी लगी और जी, अब जब फ़िल्म मैंने देखी थी, तो मेरे ख़्याल से तब मेरी उम्र 40 साल के आस-पास रही होगी। तो जी, उस समय में 40 साल पहले अगर जब मैं देख रहा था ऐसी फ़िल्में, गाना सुन रहा था, तो कुछ दूसरे ढंग का लग रहा था, बाद में अब दूसरे ढंग का लग रहा है। लेकिन मुझे मुझे अच्छी लगी थी, मुझे संतोष हुआ था फ़िल्म देख कर के, अच्छा लगा था। जी, जी सर। बल्कि कहानी के साथ फ़िल्म और फ़िल्म के साथ कहानी दोनों बल्कि रेणु को एक अमर कृति के तौर पे स्थान देते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। मुझे कई जी। मेरे कई विद्यार्थी संजीव कुमार जी, उन्होंने इस पर काम किया है, फ़िल्म कहानी को मिला करके देखा भी उन्होंने। दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले संजीव सर ना? जी हाँ, संजीव जी, संजीव संजय हुँ, नहीं, संजीव शर्मा नहीं, 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 संजीव संजीव कुमार जी। संजीव जी कुमार, सर, हाँ, जी, हाँ। जी। उन्होंने हाँ, वो फ़िल्म पर काम किया है, कहानियों हुँ, पर काम किया जी सर, अगली कड़ी में हम उन्से भी बात करने वाले हैं, हमने उनसे उन्होंने। आग्रह जी, जी, किया हाँ, हुआ है, तो जी, उन्होंने जी, कहा कि हाँ। पहले आप सर से बात करिए फिर मेरी बारी अरे आएगी। हाँ, अच्छा, अच्छा, ठीक, हाँ। जी, जी सर। सर अगला मैं अच्छा ये एक बताइए, सवाल आपका नाम मैं भूल जाता हूँ। आपका नाम मैं भूल सर गया, मेरा देखो नाम मेरी गलती डॉक्टर है। सुनी अब नहीं मुझे नहीं सर भूलना ऐसी चाहिए। बात नहीं। सुनीता, आप बीएचयू की पढ़ी हुई है ना?
जी। आप काशी काशी विश्वविद्यालय पढ़ी जी, होंगी ना? जी, काशी हाँ, जी, जी, तभी। बीएचयू वाराणसी। लेकिन हाँ, तो आप काशी विश्वविद्यालय की पढ़ी सुनीता जी, तो आपसे मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ आत्मीयता के टोन में कि अभी कितने और सवाल पूछेंगी आप मुझसे? सर अभी और एक और कितने सवाल पूछेंगी आप, हैं? सर मेरी तो बहुत सारी जिज्ञासाएँ हैं, लेकिन नहीं, ठीक 2 है, और सवाल पूछूँगी, वो भी छोटे-छोटे हाँ, बेटा मैं क्योंकि मैं हाँ, हाँ, समझ रही हाँ। हूँ आपको, आपकी नहीं, परिस्थिति नहीं, नहीं। को, क्योंकि नहीं, अब अगर तुम या तो नहीं, नहीं, अगर मैं होता ना कुछ बीच में चाय पीता या कुछ करता तो होता। इस मेरा एनीवे छोड़ो, आप सवाल पूछो बेटा, बस सवाल सर पूछो, माफ़ 2 करना। बिल्कुल छोटा-छोटा हाँ, मतलब हाँ, मेरी ये हाँ, मना इच्छा है कि मैं आपसे ये जानूँ कि आपने इसको कैसे सोचा, या मैं एक जिज्ञासा, हाँ, बस एक स्टूडेंट हाँ। की तरह मेरी जिज्ञासा है। जी, 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 जैसे बिल्कुल बेटा, कि बिल्कुल। सर हीराबाई का अचानक से जाना, मतलब जो अचानक से वो चली जाती, तो हम इसको कैसे देखें? वो क्या सिद्ध करता है कि क्या वो अपने मन में भाव को छुपा करके जब वो चली जाती है, तो क्या वो इस तरह से सोचती कि अगला बंदा हीरामन जो है बहुत भोला है, उसको इस तरह से ठगा नहीं जाना चाहिए, तो बिना बताए उसका निकल जाना क्या उचित निर्णय होता है हीराबाई का? और ये एक और जिज्ञासा बिल्कुल। मेरे मन में। पहले इसको कर लो, फिर उसे करते हैं। इसे कर लें जी, पहले। जी, पहले जगह जी सर। जी, जी। बहुत सुनीता जी, बहुत ठीक तरह से समझा है आपने। बिल्कुल ठीक तरीके से आपने एक बहुत एक अच्छे पाठक की हैसियत से नहीं, बल्कि एक अच्छे आलोचक की तरह से आपने समझा है। हीराबाई के बस में ज़्यादा नहीं था कुछ हीरामन के लिए कर पाने की। वो तो खुद ही विवश थी। जी। उसे तो खुद ही सौदागर ने ठग लिया था, जी। महुआ को। वो तो महुआ जी। है ना, महुआ उसी का जी, प्रतीक महुआ है। घटवारे। जी। मटवा खटवानी नहीं वो तो। अच्छा, जी। तो ऐसे में और सुनीता जी, मैं तुमसे एक बात और कहना चाहता हूँ जी सर, जी। कि नारी जब विवश होती है, जी। तो नारी की विवशता और पुरुष की प्रेम विषयक विवशता में भी अंतर होता है। जी। नारी की जो मूकता होती है, जी। उसको जो मूक रहने का जो अभिशाप है, जी। अपनी भावनाएं व्यक्त न करे, जी। और वो जो हीराबाई है, उस पर तो दोहरा बंधन है। एक जी। तो नारी है इसलिए वो नहीं कुछ कह सकती, दूसरा वो नर्तकी है। जी। अगर नर्तकी और शरीर से पैसा कमाने वाली, तो कभी कह ही नहीं सकती कि कहीं उसको विशेष किसी से संबंध है, नहीं तो जी। सारा सब चौपट हो जाएगा उसका। जी। 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 ऐसी स्थिति में वो अपनी यातना कैसे कम करती? वो यही कर सकती कि जल्दी-जल्दी ये खत्म करो, हीराबाई और हीरामन को मुक्त करो। क्योंकि हीरामन, जी। वो देख रही थी कि हीरामन भी परेशान हो रहा है। जी। तो हीरा अपनी यातना को दबा करके वो हीरामन की यातना को जल्दी-जल्दी समाप्त करती है। ऐसे लोग करते हैं, ऐसा होता है। जीवन में तुम जानती हो, जी। सबके अनुभव अलग-अलग होते हैं, करते हैं कि ठीक है यार, ये तो अ, खत्म करो, अभी बहुत तकलीफ हो रही है, उसको जाने दो इसको। तो ये जी। तुमने बिल्कुल ठीक कहा कि वो इसीलिए बिना बताए से चल रही, कि अगर वो बताती तो हुँ। उसकी भी फसान होती, मानसिक और फिर एक बहुत बड़ा यातना होती। उसे यातना का नाटक तो नहीं कह सकते, लेकिन ये बहुत एक यातना का दौर होता है, दोनों के लिए परेशानी जी। होती। जी, इसलिए वो मानसिक और सामाजिक दोनों शायद बनती है ऐसी परिस्थिति उनके सामने। हाँ, हाँ, जी, जी। बिल्कुल होता है। सर एक छोटी-सी और जिज्ञासा है इस कहानी इसीलिए को ही इसीलिए ध्यान में इसीलिए रखें। इसलिए कहा जाता है बेटा कि जो एक्सीडेंट जी। है ना, जो जी। एक्सीडेंट जो है ना, जो जी। आकस्मिक मृत्यु है, एक्सीडेंटल, जी। वो जी। सबसे अच्छी मृत्यु मानी जाती है। तुम जानते हो नहीं जी। जानते? जी। जी सर, जी सुना है। एक्सीडेंटल डेथ सबसे अच्छी डेथ मानी जाती है। जी, जी, इसीलिए जी। अगर जो संबंध टूट जाना है ना, वो जल्दी जी। टूट जाए तो वो अच्छा है। वो गाना है ना एक फ़िल्मी कि वो मोड़ देकर, अच्छा, एक गाना है, फ़िल्मी गाना है हाँ, जो एक ज़िंदगी को एक अफ़साना, मोड़ हाँ, दे करके हाँ, अफ़साना बने हाँ, से पहले मिल व जाना अच्छा होता। मोहम्मद हाँ, रफ़ी जी वो का। मोहम्मद जी। रफ़ी, हाँ, वही, हाँ, जी। हाँ, हाँ। जी, जी सर। ठीक है, बहुत आपने अच्छा, हाँ।
जी मैं सर। फ़िल्म बहुत देखता था। हाँ। हाँ जी सर, ये अच्छी चीज़ है। इससे संवाद जो है ज़्यादा रोचक हो जा रहा है, कहानी का ये वो हो जाए, परिपेक्ष हाँ, ज़्यादा हाँ, हो खुल जाए, हाँ, रहा है। हाँ। हाँ, ये ठीक है। ज़्यादा अच्छे से खुल रहा है और जो नए विद्यार्थी पाठक सुनेंगे, देखेंगे, उनको ज़्यादा बेहतर लगेगा वो कि हाँ, कहेंगे हमें कि ये तीसरी दोनों, कसम। वो ये कहेंगे दोनों फ़िल्म चर्चा करने बैठे हैं कि ये तीसरी कसम पर बात करने चले तो। सर, तीसरी कसम ने फ़िल्म का ज़िक्र करने के लिए विवश किया और फ़िल्म बनवाई है, तो फ़िल्म का ज़िक्र तो होना स्वाभाविक था, जी, इसलिए जी, हो जी, रहा है। जी, 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 जी जी, सर। जी, सर, एक मेरी और जिज्ञासा, इसी कहानी में गंध जो बार-बार शब्द आता है, जैसे कि हमारी 5 इंद्रियों में से हुँ, 3 इंद्रियों का ज़िक्र जो है कहानी में यथोस्थान पर हुआ है और हुँ, पूरी कहानी में गंध शब्द जो है छाया हुआ है, जो हीरामन बार-बार कहता है एक गंध ज उसके दिमाग में छाया हुआ है या उसको उसके गिरफ्त में वो आ जाता है बार-बार। तो इस हुँ। गंध के तात्पर्य पर थोड़ी-सी आपकी टिप्पणी या रोशनी आप नहीं, नहीं, डालेंगे तो बा नहीं बेटा, इसमें गंध भी है, रूप भी है, जी, स्पर्श तो वही, स्पर्श तो वही हो जाता है। जी। वो वो जो पीठ उसका जी, हाँ, खुजलाती है पीठ का उसकी स्पर्श जो हो जाता है। जी, स्पर्श। हाँ, वो जो चंपे का फूल है उसकी पीठ में लगा हुआ है ना, वो उसकी जी, अजीब है, अजीब है, सुनो। वो गंध जो है वो स्पर्श करती है, गंध जो है उसकी पीठ को स्पर्श करती है। जी। और इस स्पर्श तो ओहो! अरे सुनीता जी, आपके होते ही स्पर्श उसको का गुदगुदी सी होने लगती है। जी। गुदगुदी से तो गुदगुदी तो स्पर्श है ना? गुदगुदी जी, तो जी। स्पर्श है ना भाई। अच्छा, अच्छा। जी, जी। और स्पर्श का तो ऐसा बिंब मैंने जीवन में न कभी देखा है, ना कहीं पढ़ा है मैंने। मैं आपको याद दिलाऊँ और आपके माध्यम से जो लोग इसे देखें उनको भी याद दिलाऊँगा मैं, कि पलट दास जी, जिस तरह से जी। सिया सुकुमारी के पैर दबाना जाता है, जी। आपको दृश्य याद आया जब वो सो रही होती है बैलगाड़ी में हाँ, हाँ, जी, 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 और वो याद है, याद है। छूना, हाथ बढ़ाता है छूने के लिए, फिर हटा लेता है। जी, ऐसा कमाल का है, मतलब वो कमाल का है। और पलट दास को बुखार है तेज। जी, ये तेज बुखार क्या है, ये तो आलोचक होगा और समय होगा तब बताया जाएगा कि बुखार किस चीज जी, का है। और जी, तुम देखोगे बेटा कि कहानी में उस नर्तकी को सिया सुकुमारी बना देते हैं रेणु हैं, और किसके द्वारा हुँ, बना देते हैं? वो परदास के द्वारा। जी, वर्गीय, ये वर्गीय बोध की, ये वर्गीय स्थितित्व है, जी, ये वर्गीय सौंदर्य बोध है ये, जी, कि जिसको जिसको लोग ये समझते हैं कि ये नर्तकी हो चुकी है, उसको एक निम्न वर्ग का जो व्यक्ति है वो सिया सुकुमारी के रूप में देखता है। कितनी बड़ी बात है, बड़ी कहानी है, सबसे बड़ी कहानी। तो नहीं, तो इसमें गंध भी है, स्पर्श भी है, और रूप भी है। रूप तो खैर भरा पड़ा है इसमें। रूप तो यहाँ से वहां तक जी। पड़ा ही पड़ा है। तो इसलिए रूप और जी, रूप, गंध, जी, स्पर्श सब वो जी, असल में जी, जब कहानी कहानी जब शुरू होती है तो वो मैंने उस लेख में लिखा है, यहाँ बहुत ज़्यादा समय नहीं है। वो जी, कहानी शुरू होती जैसे बैलगाड़ी में गदगदी का स्पर्श शुरू होता है, वहीं से वस्तुतः एक स्वप्न यात्रा शुरू होती है हीरामन की और हीराबाई की। जी, तो ये जो गंध है वो एक स्वप्न में ट्रांसफर करती है इस पूरी कहानी को। ये जी, बात है। हो गया भाई? जी। हाँ, जी, हो गया। जी सर, आपने बहुत सारी नई चीज़ें बताई, कम से कम तीसरी कसम के पाठ को लेकर, पुनर्पाठ को लेकर, और आपने इतना समय दिया, इस बात के लिए बहुत शुक्रिया सर। और आज हम बहुत सारी चीज़ें आपसे नए तरीके से जान पाए कि तीसरी कसम को हमको इस तरह से भी पाठ करना चाहिए, उसके हाँ, शब्द हाँ, के हाँ, स्तर पे, हाँ, उसकी हाँ भाषा बेटा। के स्तर पे। हाँ सुनीता जी, आप जी, भी एचयू की हैं तो आप हमारी सतीर्थ हुई। हम लोग एक गुरुकुल के हुए। और आपका पूरा, आपने सवाल बड़ा अच्छा सवाल पूछा, बड़े ढंग से सवाल पूछा आपने। आप कोशिश करो, बड़ी करो, आगे चल के अच्छे अध्यापक तो आप होंगे ही, अच्छे आलोचक भी बनोगे काम। अच्छा।
जी, जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका आशीर्वाद बना रहे और आपने बहुत कीमती समय, इसके लिए बहुत चरण स्पर्श करती हूँ, प्रणाम जी, करती हूँ सर। जी, 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 वो बेटा जी, जी। जी, ठीक, ठीक, जी, ठीक, शुक्रिया सर, ठीक। शुक्रिया। जी सर, प्रणाम। जी। ए गुनगुन, गुनगुन, ए गुनगुन। अच्छा। अभी अभी आप सबने हमारे साथ देश के प्रतिष्ठित आलोचक विश्वनाथ त्रिपाठी जी को सुना। उन्होंने तीसरी कसम के परिप्रेक्ष्य में अपनी बहुत बहुमूल्य विचार हम सबसे साझा किया। उन्होंने बहुत सारे सवालों को नए दृष्टि से, नए परिप्रेक्ष्य से हम सबके सामने रखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारे दर्शक और श्रोता इन सवालों से, इन जवाबों के माध्यम से फणीश्वर नाथ रेणु के इस जन्मशती के अवसर पर बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे कि दरअसल रेणु का पाठ पुनर्पाठ क्यों किया जाना चाहिए, क्योंकि रेणु सिर्फ एक साहित्यकार के तौर पर उन्हें बांध करके रख देना नहीं है, बल्कि उन्होंने जो नींव आंचलिकता रखी है, ग्राम संवेदना की रखी है, उसकी पृष्ठभूमि जो तैयार की है, वो युगों युगांतर तक हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, हमारे विद्यार्थियों के लिए, हमारे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण और अहम होगा। हमारे बीच कुछ दर्शकों के सवाल भी आए होंगे, तो शायद वो सवाल हम यहाँ पर नहीं ले पाए हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं कि बहुत वरिष्ठ हैं और उनके लिए इतना देर तक बैठना ही हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य रहा। तो आप सब इन सारे विचारों के साथ आप कोई भी सवाल आपका हो, तो आप यहाँ पर छोड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। हम इन सवालों को लेकर के पुनः उनसे अगले कड़ी में बातचीत जारी रखेंगे कि नए कहानी के परिप्रेक्ष्य में या नए दौर के साथ तीसरी कसम का क्या स्वरूप बदल करके सामने आया है। जैसा कि अभी सर ने कहा कि हम अगली कड़ी में भी कुछ सवालों को ले सकते हैं, तो हम अगली कड़ी में इन सवालों को लेंगे। और आज हम इस महत्वपूर्ण अंक में अटूट बंधन के परिवार को, टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं, जिन्होंने हमें ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण आलोचक के साथ संवाद करने में एक पुल का काम किया, हमें जोड़ने का काम किया। चूँकि मैला आँचल के माध्यम से ये एक मुहिम की तरह विमल कुमार जी से चला रहे हैं, ताकि दर्शक, श्रोता और देश भर के लोग जान सकें कि फणीश्वर नाथ रेणु को बार-बार पुनर्पाठ की ज़रूरत क्यों है और किस तरह से उन्हें पढ़ा जाना चाहिए, उनकी कहानी को, उनकी कविताओं को, उनके उपन्यासों को, उनके रिपोर्टाज को, उनके जीवन के एक-एक लिखे हुए चीज़ों को पढ़ा जाना चाहिए। तो आज की इस कड़ी में हम सब यहीं समाप्त करते हैं और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको यह वार्तालाप अच्छी लगी होगी। शुक्रिया और शुभकामनाएँ। नमस्कार।